वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एक्सेल क्लासेस। आज हम एच पी टेट आज हम एच पी टेट मेडिकल दिसंबर 2021 का हेमोरोटेट का केमिस्ट्री सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन आया है, द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है। मेन गैस पूछा हुआ है। अब मेन क्या होता है, जो चीज सबसे ज्यादा मात्रा में होती है वही मेन होती है। सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाई जाती है वो पाई जाती है CO2। क्या होती है? CO2 अबाउट 60% जो होती है वो ग्रीन हाउस गैसेज में ये होती है। CO2 के बाद आती है मीथेन। अगर आपसे पूछे मेन बायोगैस, अगर आपके पेपर में आ जाए मेन बायोगैस कौन सी होती है, तो मेन बायोगैस जो होती है वो होती है मीथेन। मीथेन के बाद बाकी सब आ जाता है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे NO2 या फिर कुछ बोल सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वाटर वेपर। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे क्या होते हैं? ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। तो अगर मेन पूछेगा तो मेन 60% जो होती है वो CO2 होती है। अगर मेन बायोगैस पूछेगा तो वो मीथेन होती है। और वैसे फ्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, वाटर भी होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड भी होते हैं। कई बार जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो उससे नोट अप, तो इन सभी को बात जो बच जाती है वो सारी होती नहीं होती है। तो ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रीन हाउस गैस होती क्या है, ये भी हमारे एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, मेन इंग्रेडिएंट फॉर मेडिसिन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी। तो मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको कि हाइपर एसिडिटी यानी कि एसिडिटी को खत्म करने के लिए जिसको यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंटासिड। एंटासिड एंटासिड में मैंने बताया था क्या क्या डाला जाता है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहाँ ऑप्शन में था ही नहीं। फिर मैं दूसरा क्या बताया था, दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये यहाँ पर ऑप्शन में है। तीसरा ऑप्शन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों का मिक्सचर हो गया। और जो चौथा होता है वो क्या बताया था मैंने, दैट इज NaHCO3, इनका यूज करते हैं, यानी कि बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो आपको पेपर में क्वेश्चन क्या आ जाता है, तो आंसर क्या होगा इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, दैट इज दिस। अब आपको कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Na2CO3 को हम क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज सोडा ऐश। तो आपको ये भी पेपर में आया हुआ है कि सोडा ऐश का फार्मूला क्या होता है, दैट इज Na2CO3। अब CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं चाक, मार्बल, या फिर हम इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं। एक और क्वेश्चन आता है CaO, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज हम करते हैं व्हाइट वॉश में। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हाइट वॉश में किसका यूज होता है, दैट इज CaO। दूसरा आता है क्विक लाइम क्या होता है, या फिर लाइम वाटर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। ये आपको पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आता है। अब दूसरा ही क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जब हम क्वेश्चन आता है कि जब हम व्हाइट वॉश करते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि जब हम व्हाइट वॉश करते हैं तो व्हाइट वॉश के 2 और 3 डेज में जो होता है वो उसके बाद चमक इस फोकस की वजह से आती है, तो वो आती है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। एक और क्वेश्चन आता है कि जब हम क्या करते हैं, जब एसिड रेन होती है तो एसिड रेन की वजह से क्या होता है, जो हमारा ताजमहल का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, ताजमहल का जो कलर है वो चेंज हो रहा है,
वो किस कंपाउंड के बनने से हो रहा है, दैट इज कैल्शियम सल्फेट। और इसी को हम बोल देते हैं, कई बार पेपर में आता है, डेड ब्रंट प्लास्टर का फार्मूला क्या होता है, तो डेड ब्रंट प्लास्टर का फार्मूला यही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत बार रिपीट हुए हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कंपाउंड यूज इन व्हाइट वॉश, दैट इज CaO। फिर आपको क्वेश्चन आएगा कि लाइम वाटर का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है CaOH2। फिर आपको क्वेश्चन आएगा जब व्हाइट वॉश करते हैं यानी कि चूना करते हैं तो 2 या 3 दिन के बाद किस कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, चमक आती है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से आती है। फिर आपको क्वेश्चन आएगा कि एसिड रेन की वजह से ताजमहल का कलर चेंज हो रहा है, तो वो कौन से कंपाउंड के बनने से हो रहा है, दैट इज डेड ब्रंट प्लास्टर। एक और क्वेश्चन आता है कि जब हम, आपको क्वेश्चन आता है जब हम क्विक मतलब लाइम वाटर में से क्या करते हैं, लिमिटेड लिमिटेड CO2 पास आउट करते हैं, तो एक कंपाउंड बनता है। तो आपको पूछते हैं जिससे क्या होता है, जिसका कलर मिल्की हो जाता है, तो वो होता है CO3 की वजह से। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा मिल्की कलर किसकी वजह से होता है, तो मिल्की कलर जो होता है वो CO3 की वजह से होता है। फिर अगर हम इसमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर ऐसे भी लिखा होता है उसमें से एक्सेस ऑफ CO2 पास करें, बहुत ज्यादा CO2 पास आउट करे, तो क्या बन जाता है, ये कलरलेस हो जाता है। तो वो किस कंपाउंड से मिलने से होता है, इसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के लिखते हैं हम, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पेपर में आ चुके हैं। अगर आपसे पूछेगा मिल्की वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्की फॉर्मेशन होती है CO3 की वजह से। और जो कलरलेस हो जाता है कंपाउंड, वो आपको पेपर में आ जाए तो कलरलेस जो होता है वो आपका CaHCO3 ट्वाइस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा है, व्हाइल डाइल्यूटिंग सल्फ्यूरिक एसिड इट इज recommended that acid should be added in a water। अब इससे क्या होता है, बोला क्या दिखा है, क्वेश्चन बोला है कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करते हैं, व्हाइल ड्यूरिंग डाइल्यूटिंग सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बोला जाता है कि एसिड को ऐड करना चाहिए वाटर में। क्यों? क्योंकि एसिड ब्रेक द ग्लास, एसिड ब्रेक ग्लास को ब्रेक थोड़ी करेगा, लेकिन एसिड की वजह से जो रिएक्शन होगी वो क्या होगा, उससे डाइल्यूशन होगी। और डाइल्यूशन जो होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो डाइल्यूशन जो होती है वो एक्सोथर्मिक, जिससे क्या होगा, जब डाइल्यूशन होगी तो वो हीट छोड़ेगा, तो क्या करेगा ये, डाइल्यूशन से क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज होती है। जब हीट रिलीज होगी तो क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ग्लास तो ब्रेक होगा, लेकिन एसिड में ब्रेक, एसिड की वजह से नहीं होगा। तो उसका आंसर क्या होगा, दैट इज डाइल्यूशन इज ऑफ हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी याद रखना, जब भी एसिड के साथ अगर वाटर को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, डाइल्यूशन होता है, याद रखना, एक डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूट होता है, और उसके बाद क्या होता है, दूसरा आपको क्वेश्चन आता है आयनाइजेशन भी होती है, आयंस भी बनते हैं। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। दूसरा आपको क्वेश्चन आता है कि जब हम एसिड को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब हम एसिड के साथ एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है। जब हम एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं तो साल्ट फॉर्मेशन होती है, और क्या होता है, साल्ट फॉर्मेशन होती है, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट, साल्ट और वाटर बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी क्या होती है, ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्लास ब्रेक कर जाता है, तो ये भी कई बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन आ जाता है, जो एसिड बेस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है, एक साल्ट फॉर्मेशन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि एसिड जब बेस के साथ ऐड करेगा तो क्या बनाएगा, वो साल्ट बनाएगा और वाटर को रिलीज कर देगा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। फिर हो गया, आगे चलते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। तो याद करेंगे फिर से वही ट्रिक जो पीछे पढ़ाया था मैंने, रथ एक टॉफी, तो यानी कि रो, यानी कि विटामिन ए, विटामिन ओ की कमी से कौन सा होता है, दैट इज रेड,
डेटिनोल इसका केमिकल नेम है। बी क्या हो गया, दैट इज मतलब थायामाइन। सी क्या हो गया, स्कर्वी। डी क्या हो गया, कैल्सीफिरोल। ई क्या हो गया, टोक टोकोफिरोल। ये आपको याद होना चाहिए। विटामिन ए की कमी से जो होता है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। सी की कमी से क्या होता है, स्कर्बी। डी सी कमी से क्या होता है, रिकेटस। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। दूसरा आपको क्वेश्चन आता है, कौन सा विटामिन होता है जिसमें आपको क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा विटामिन होता है, ये पे कोबाल्ट धातु होती है। तो कोबाल्ट धातु जो होती है वो विटामिन बी 12 में होती है। फिर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो फैट सोलेबल होते हैं। तो फैट सोलेबल होते हैं, दैट इज याद रखना, कीड़ा। कीड़ा मतलब विटामिन के, ई, डी और ए। और वाटर सोलेबल कौन होते हैं, वाटर सोलेबल होते हैं ए एंड बी एंड सी। और बी और सी यानी कि भैंस पानी में, बी और सी जो होते हैं वो पानी में क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन रहता है। और ये तो बहुत बार आया, विटामिन बी 12 वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ये बहुत ही बार पेपर में क्वेश्चन आता है। आगे पूछा है तो आंसर क्या होगा इसका, दैट इज विटामिन ए की कमी से होता है। आगे पूछा है, विच एलिमेंट इज यूज टू प्रमोट इन हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि हैबर प्रोसेस किसकी मैन्युफैक्चरिंग में होती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हैबर प्रोसेस किसकी मैन्युफैक्चरिंग में होती है। हैबर प्रोसेस जो होती है वो किसकी प्रोसेस यूज होती है। इसमें जो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हैबर प्रोसेस इज यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ, तो उसके जो प्रोसेस के लिए होता है ये अमोनिया की प्रोसेस के लिए। कई बार नेम से आता है कि अमोनिया को बनाने के लिए किस प्रोसेस का यूज किया जाता है, तो वो हैबर प्रोसेस। इसमें जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो कैटलिस्ट है वो क्या यूज किया जाता है। ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो कैटलिस्ट जो होता है वो इसमें आयरन का यूज किया जाता है। एज ए कैटलिस्ट आयरन का यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है हैबर प्रोसेस में, कैटलिस्ट जो है वो आयरन यूज किया जाता है। अगर आपको प्रमोटर एज ए प्रमोटर पूछे तो मोलिब्डेनम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, मोलिब्डेनम का यूज किया जाता है। मोलिब्डेनम का यूज किया जाता है। तीसरा आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजनेशन ऑफ। ये बहुत बार पेपर में आता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में किसका यूज किया जाता है, तो जो कैटलिस्ट होता है वो निकल होता है। ये भी पेपर में बहुत बार आता है। तीसरा आपको पेपर क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन ऑफ ऑयल में किस गैस का यूज होता है, तो हाइड्रोजन गैस का यूज होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। दूसरा आपको कैटलिस्ट में बहुत बहुत से कैटलिस्ट आ जाते हैं पेपर में, काफी कैटलिस्ट आपको पेपर में आ जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कैटलिस्ट टर्म किसने दी है, ये भी पेपर में आया हुआ है, दैट इज ब्रंजोली ने दी है। ब्रिंजोली ने दिया था कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है। क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है, बाकी कुछ नहीं करता है। रिएक्शन को बाकी कुछ नहीं करता है, कोई रिएक्शन को होने में बड़ा टाइम लगता है, उस रिएक्शन को सिर्फ फास्ट करता है। ये क्या करता है, नॉट कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। और वहां लिखा होता है कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, नॉट कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, वैसे का वैसे जैसे डालेंगे वो वैसे का वैसे ही मिल जाएगा। ये पेपर में बहुत बार आता है। कैटलिस्ट आपको मैक्सिमम पेपर में आ जाते हैं। अब पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड का और भी प्रोसेसेस हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज, आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको बनाने के लिए किस प्रोसेस का यूज किया जाता है, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। दूसरी आ जाती है नाइट्रिक एसिड। दूसरा आपको आ जाता है दैट इज HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड को और भी बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, एक्वा फोर्टिस भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वा फोर्टिस। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज एक्वा फोर्टिस। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज एक्वा फोर्टिस।
तो पहली बात, नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए ऑसवार्ड प्रोसेस का यूज किया जाता है। ऑसवार्ड प्रोसेस का यूज किया जाता है। प्रोसेस का नाम भी बहुत बार आता है। क्लियर हो गया? ये आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग विल अंडरगो कोरोजन मोस्ट इजिली, कि सबसे ज्यादा कोरोजन कौन करेगा? कोरोजन वो शो करेगा जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा। तो देखो, मैंने ट्रिक बताया था आपको, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। तो देखो, आगे सबसे नीचे आ गया, कॉपर यहां आ गया, फिर जिंक यहां आ गया, और जिंक भी हो गया, जिंक के बाद एयू भी हो गया, गोल्ड भी हो गया। तो सबसे ज्यादा कौन करेगा? फिर जिंक ही करेगा, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में जो वाटर के साथ ज्यादा ऐड करेगा वही ज्यादा जंग खाएगा सबसे पहले। तो क्या होता है? दैट इज जिंक। फिर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। आपको ये पेपर में बहुत बार आता है कि गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है। जब हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। ये पेपर में बहुत बार आता है, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे पूछा है, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ड्राइव्ड फ्रॉम। नेचुरल रबर किससे ड्राइव हुआ है? नेचुरल रबर जो है वो नेचुरल रबर का जो मोनोमर यूनिट है, ये पेपर में आता है, नेचुरल रबर का जो वो है आइसोप्रीन। क्या होती है? आइसोप्रीन। इसको हम आइसोप्रीन, ये भी याद रखना, ये पेपर में बहुत बार आती है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये पेपर में बहुत बार आता है। अगला क्वेश्चन, आप रबड़ से आपको क्या पता होना चाहिए? क्वेश्चन आता है वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। ये पेपर में बहुत बार आता है। वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ में किस मेटल का यूज, नॉन मेटल का यूज होता है? तो उसमें सल्फर का यूज होता है। किसका यूज होता है? सल्फर का यूज होता है। किसका यूज होता है? सल्फर का यूज होता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले कि सिंथेटिक रबड़, अगर आपसे पूछे सिंथेटिक रबड़ की मोनोमर यूनिट क्या है, तो सिंथेटिक रबड़ की जो मोनोमर यूनिट है वो है नियोप्रीन। कौन सी है? नियोप्रीन है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर आपको क्वेश्चन आता है CF2 इज अ पॉलीमर ऑफ। ये बहुत बार, ये किसका पॉलीमर मोनोमर यूनिट है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम, ये जो है ये टेफ्लॉन की है। ये पेपर में आ जाता है, टेफ्लॉन की मोनोमर यूनिट क्या है। फिर आपको पूछ लेते हैं कैप्रोलैक्टम किसकी होती है? कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम जो है वो होती है नाइलॉन 6 की। और नाइलॉन 6 की क्या होती है? पिछली वीडियो मैंने आपको बताई थी, दैट इज हेक्सामिथाइल डाइमाइन प्लस एडिपिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे पूछा है आइसोटॉप आर डिफरेंट इन। आइसोटॉप में मैंने बताया था कि आइसोटॉप में डिफरेंट क्या होता है? जो ऊपर वाला जो टॉप होता है, यानी कि मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे मान लो यहाँ 35 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। यहाँ क्लोरीन दिया हुआ है 37 दिया है, 17 दिया हुआ है। तो देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि अगर किसी के ऊपर चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है? वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अगर चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। वो प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो मास नंबर होता है वो क्या होता है? ए प्लस। मास नंबर जो होता है मानने की मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो तो हमें ए में से जेड को माइनस करना पड़ता है। देखो, अब सामने दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें दोनों में चेक कर लेते हैं। प्रोटॉन कितने हैं? इसमें भी 17 है, इसमें भी 17 है। इलेक्ट्रॉन इसमें भी 17 है, इसमें भी 17 है। अब बच गया न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो कितने रहेगी? ए माइनस जेड कर दो तो 35 में 17 गया तो 18 रह जाएंगे। और यहाँ कितने रहेंगे? यहाँ प्रोटॉन हो जाएंगे 20। तो यहाँ डिफरेंस किस में है? नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन में, किसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कि मैंने बताया था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हैवी हाइड्रोजन प्रोटियम को बोला जाता है, ट्रिटियम को क्या बोला जाता है, रेडियो एक्टिव इन नेचर। ये पेपर में बहुत बार आते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप। कोबाल्ट का यूज हम कहाँ करते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट में। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल जो है वो पूरे प्रोडक्ट टेबल में वो फ्लोरीन ही होती है। वो क्या होती है, F2 होती है। सल्फर मैंने बता दिया, वॉल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ में यूज करते हैं, इसमें कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है। आगे पूछा है आइसोबार ऑफ। आइसोबार में क्या होता है, आइसोबार में क्या होता है, आइसोबार में जो होता है वो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 हो गया, मास नंबर 40 हो गया। आयरन का मास नंबर 40 है और एटॉमिक नंबर 20 है, तो एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। तो इसका पूछा हुआ है, अब 18 है, ठीक है, इसका 20 है और यहाँ कितना होता है, यहाँ 18 होता है। तो यहाँ डिफरेंट कितना है, यहाँ डिफरेंस किसका है, डिफरेंस जो है वो किस में है, इसमें है। देखो ऊपर वाला सेम चाहिए, यहाँ आर्गन यहाँ 48 लिखा हुआ, गलत मिस टाइप हो गया होगा, यहाँ 40 होता है, वैसे यहाँ मिस टाइप हुआ होगा, यहाँ 40 है। यहाँ क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए, क्योंकि आर्गन के 2 आइसोटोप होते हैं। तो 40 किस में है, यहाँ पर देख लो, इसमें भी 40 नहीं है, इसमें भी 40 नहीं है, इसमें भी 40 नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा, दैट इज योर ए। तो आइसोबार में क्या होता है, सेम मास नंबर होता है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ 18 और यहाँ 20 होता है। अब साथ में पढ़ रहे हैं तो एक और पढ़ लेते हैं, दैट इज आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसोटोन क्या होता है, इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। न्यूट्रॉन निकालना मैंने पीछे बताया, तो कैसे निकालते हैं, जैसे आपको पूछ लिया कार्बन 6 होता है और 12 होता है। अब कार्बन जो नाइट्रोजन होता है वो 7 होता है, और जो ये 13 है, इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ गया, 12 में से 6 गया तो 6, 13 में से 7 गया तब भी 6। दोनों केसेस में अगर 6 6 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, दोनों केसेस में 6 6 आ रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। तो आंसर विल बी योर दिस। ये आपस में क्या हो गए, आइसोटोन्स हो गए, जिसमें न्यूट्रॉन सेम होंगे वो आपस में क्या होंगे, आइसोटोन्स होंगे। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहले याद होना चाहिए कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटम का रेडियस क्या कर जाता है, डिक्रीज, और डाउन द ग्रुप करते हैं तो एटम का रेडियस क्या कर जाता है, इंक्रीज। अब देखो पेपर में याद होना चाहिए कि कैसे कैसे है। यहाँ क्या सबसे पहले हाइड्रोजन लिथियम ऐसे आता है, हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फिर क्या है यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम। अब देखो, अब यहाँ देख के आप पता लगाएंगे कि किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी। देखो कैसे पता लगेगा, अब कैसे पता लगेगा किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। देखो हम क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे, जब हम नीचे की तरफ को आते हैं, जब हम नीचे की तरफ को आते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक का साइज बढ़ता है। अब पूछा नीचे को, क्या ऑटोमेटिकली साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब नीचे को साइज इंक्रीज करेगा तो देखो पहले अगर देखो, अगर राइट साइड जाएंगे तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो पोटाशियम यहाँ है, पोटाशियम के नीचे यहाँ क्या है, पोटाशियम के नीचे आएंगे, और यहाँ अगर ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम हो गया, ये पोटाशियम हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, और ये पोटाशियम हो गया, और फिर आपको आ गया मैग्नीशियम हो गया, पोटाशियम हो गया, और सीजियम कहाँ गया, ये हो गया सीजियम। उसके बाद क्या पूछा है, मैग्नीशियम भी दिया हुआ है और स्टोनियम भी दिया है, तो सामने नीचे को साइज बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, फिर सीजियम का होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, फिर सीजियम का होगा। ये आपको पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेट ग्रेन फ्रॉम शाफ्ट। यानी कि हम क्या करते हैं, गैस साफ करते, इसको साफ करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं। आगे क्वेश्चन आया, द प्रोसेस ऑफ सेपरेट ग्रेन फ्रॉम शाफ्ट। तो जब हम क्या करते हैं, जैसे हम हवा में लेते हैं ना, पुराने जमाने में क्या करते थे, हम पंखा लगाते थे, यहाँ पंखा लगाते थे और यहाँ से हम कोई चीज फेंकते थे तो वो अलग हो जाती है ग्रेन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनोइंग। यानी कि द प्रोसेस फॉर सेपरेट ग्रेन फ्रॉम शाफ्ट।
साफ में से जो उसको अलग करने की प्रोसेस को, यानी कि जो मिट्टी हो या फिर कोई नॉर्मल जो चीज हवा में उड़ने वाली हो वो उड़ जाती है, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? विनोइंग। अब थ्रेशिंग क्या होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। लिख लो, थ्रेशिंग क्या होती है? थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस ऑफ threshing is a process of losing of edible part of grain from the straw। जैसे हम बोलते हैं ना थ्रेशर लेके आए, तो वो उसमें क्या करते हैं, वो उसमें से कैसे स्ट्रॉ होता है उसमें से जो इडेबल पार्ट होता है उसको अलग कर देता है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग। और हैंड पिकिंग तो नॉर्मल सभी को पता होता है कि हैंड पिकिंग क्या होती है। हैंड पिकिंग मतलब हैंड से पिक करके अलग करना। जैसे हम कई बार घरों में करते हैं ना, कोई चीज अलग करते हैं, तो वहां पर हम हैंड पिकिंग का यूज करते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? जब फसल पक जाए उसको काटना, दैट इज हार्वेस्टिंग। आगे लिखा है द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग जो होती है, जो इवेपोरेशन होती है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है। इवेपोरेशन एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है। लेकिन जो बॉइलिंग होती है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है। जैसे हमें पता है कि पानी जो वो 100 डिग्री पे बॉइल करेगा, वो तो 100 पे करेगा, 99 पे नहीं करता है, पर्टिकुलर होता है। लेकिन इवेपोरेशन जो वो जब मर्जी हो जाती है। तो डेट इज इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एनी टेम्परेचर व्हाइल बॉइलिंग कैन नॉट। तो आंसर विल बी योर बी दिया हुआ है। अब आपको टेम्परेचर स्केल पढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर स्केल के से रिलेटेड क्वेश्चन भी पता होना चाहिए। अब टेम्परेचर स्केल में याद रखना है, आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है? वो होता है 273.15 केल्विन में पूछा होगा। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में पूछा होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस, और फारेनहाइट में पूछा होगा तो 32 डिग्री फारेनहाइट। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। दूसरा आपको क्वेश्चन आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 373 केल्विन में होता है, और फारेनहाइट में क्या होता है? फारेनहाइट में 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा आपको क्वेश्चन आता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है? आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है at what temperature water has maximum density? वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। फिर आपको क्वेश्चन आता है एट व्हाट टेम्परेचर फारेनहाइट एंड सेल्सियस हैज सेम रीडिंग। सेम रीडिंग किस टेम्परेचर पे होती है? तो वो होती है -40 डिग्री पे। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको कई बार फार्मूला पूछ लेता है कि कन्वर्जन करनी है, तो कन्वर्जन का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, डिग्री सेल्सियस में दिया हो, तो 9 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। कई बार आपको केल्विन में दिया होता है, तो याद रखना, अगर आपको केल्विन में निकालना और डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो 273 ऐड कर देना। अगर आपको सेल्सियस में निकालना है तो क्या करना है? सेल्सियस में निकालना है तो केल्विन में से 273 माइनस कर देना। ये भी पेपर में बहुत बार आता है, ये भी बहुत बार आता है। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आगे पूछा है विच पॉलीमर यूज इन बुलेट प्रूफ ग्लास। बुलेट प्रूफ ग्लास में जो होता है वो लेक्सन का यूज होता है। वैसे कैलिबर का भी कर लेते हैं, लेकिन कैलिबर का यूज हम जनरली किसमें करते हैं? बुलेट प्रूफ जैकेट में। किसमें करता है? बुलेट प्रूफ जैकेट जो होती है उसमें यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है वो किसका अलॉय होती है? वो अलॉय होती है जर्कोनियम का। किसका यूज होती है? जर्कोनियम का अलॉय होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लेक्सन का यूज हम कहाँ करते हैं? बुलेट प्रूफ ग्लास वगैरह में। बुलेट प्रूफ ग्लास में जो है वो हम बुलेट प्रूफ ग्लास में लेक्सन का यूज करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा आपको मेलामाइन का यूज हम करते हैं। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। मेलामाइन का यूज हम करते हैं जो क्या बोलते हैं, फायर फाइटर का जो कोट होता है, फायर फाइटर का जो कोट होता है उसको बनाने में यूज करते हैं। फिर आपको पॉलीमर में एक और पॉलीमर आता है, मेलामाइन आता है। बैकेलाइट, बैकेलाइट का यूज हम करते हैं स्विचेस में, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में। बैकेलाइट का यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक स्विचेस में। किसमें करते हैं? इलेक्ट्रिकल
स्विचेस में करते हैं। ये भी पेपर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार आता है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट यूज है जो पेपर में आते ही आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है। आगे क्या पूछा हुआ है, एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? पहली एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? डाल्टन ने। तो डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी उसमें उसने क्या कहा था? उसने ये बोला था कि एटम कैन नेवर बी फर्दर डिवाइडेड, एटम कैन नेवर बी फर्दर डिवाइडेड, बी फर्दर डिवाइडेड, यानी कि एटम के अंदर कुछ नहीं होता है, एटम सबसे छोटा होता है। लेकिन बाद में किसकी खोज हुई थी? दैट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसकी खोज हुई थी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ने। फिर आपने पढ़ रहे हैं तो मेंडलीव ने क्या दिया था? मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था। पीरियोडिक टेबल दिया था, उसका बेस क्या था? ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। तो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था, उसका बेस वो था एटॉमिक वेट। वो क्या था? एटॉमिक वेट था। और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि एटॉमिक वेट इसका ये था। अगला क्वेश्चन आपको आएगा कि इसमें कुछ खाली जगह छोड़ दी थी, तो 3 जगह बताई थी इसने। एक का एल्यूमिनियम, इसने बोला कि मे भी इसके बाद में कुछ ऐसा कंपाउंड बन सकता है, इसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करती है। एक का बोरॉन और एक का सिलिकॉन। तो एक का एल्यूमिनियम को बोलते हैं हम गैलियम। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि बाद में वो क्या बना था? वो बना था गैलियम। एक का बोरॉन को क्या बोलते हैं? स्कैंडियम। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। एक का सिलिकॉन को क्या बोलते हैं? जर्मेनियम। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। फिर एक आता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी टेबल किसने दी थी? या फिर हम इसको हम मॉडर्न प्रोबेबिलिटी टेबल बोलते हैं, जो आजकल यूज करते हैं। यह मॉडर्न प्रोबेबिलिटी टेबल किसने दिया था? वो दिया था मोसले ने। और इसका जो वेट था वो एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक नंबर के ऊपर उसने अरेंज किया था। ये भी पेपर में बहुत बार आता है। दूसरा आपको प्रोबेबिलिटी में एक और क्वेश्चन आता है, दैट इज, ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था? वो दिया था न्यूलैंड ने। अब न्यूलैंड ने जो ऑक्टेव दिया था वो कहाँ तक वैलिड था? पेपर में क्वेश्चन आता है वैलिड अप टू, कहाँ तक ये वैलिड हो पाया था? तो वो कैल्शियम तक ही हुआ था। फिर आपको क्वेश्चन आएगा उस टाइम पे जो लास्ट एलिमेंट था जो डिस्कवर हुआ था, लास्ट एलिमेंट डिस्कवर जो हुआ था वो हुआ था, जो लास्ट एलिमेंट था तो जो कि डिस्कवर हो चुका था, तो वो था थोरियम। ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में, नोट्स में। आगे बोला है विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज सुपर हेलोजन। तो फ्लोरीन को हम क्या बोलते हैं? सुपर हेलोजन। अब क्लोरीन के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे ही प्रोडक्ट टेबल में किसकी होती है? दैट इज क्लोरीन को। इसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। तो वो क्या किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ब्रोमीन क्या होती है? नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट टेम्परेचर, नॉन मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। और आयोडीन क्या होता है? लस्ट्रस नॉन मेटल होता है। क्या होता है? लस्ट्रस नॉन मेटल। आगे आगे आया है कि एसिड स्टोर्ड इन बैटरीज। बैटरी में जो एसिड होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। वो क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? किंग ऑफ केमिकल, ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोलते हैं। फिर एक और फार्मूला आता है H2S2O7। ये क्या होता है? ये ओलियम होता है। फिर आपको क्वेश्चन आता है आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा H2S2O8। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मार्शल एसिड। क्या बोलते हैं? मार्शल एसिड। फिर आपको एक और फार्मूला आता है, दैट इज HCl। क्या होता है? वो पेट में जो एसिड होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर एक क्वेश्चन आता है NaNO3, जिसको हम बोलते हैं चिले साल्ट पिटरे। ये भी क्वेश्चन आता है कि चिले साल्ट पिटरे क्या होता है? ये होता है। फिर कैलोमल आता है, तो वो होता है Hg2Cl2। वो क्या होता है? कैलोमल का फार्मूला होता है। एक बहुत फार्मूला होता है, दैट इज गैमेक्सिन। गैमेक्सिन क्या होता है? BHC यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम क्या बोलते हैं? गैमेक्सिन बोलते हैं। और इसी को हम लिंडेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंडेन भी बोलते हैं।
ये सारे फार्मूले आपको मैक्स में मैंने बता दिए, ये पेपर में बहुत बार आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार आपको पूछ लेता है कि इनमें से ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है। आपको पेपर में पूछ लेगा ऑर्गेनिक एसिड क्या पूछ लेता है, या इनऑर्गेनिक। अगर आपसे पूछे इनऑर्गेनिक पूछ ले, तो इनऑर्गेनिक एसिड में याद रखना है आपने, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सारे क्या हैं, ये HCl, ये सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक पूछेगा तो एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये बाकी जो हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर जैसे एसिटिक एसिड हो गया, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आप ये लिख लीजिए, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। आगे पूछा है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या डालते हैं हम। तो परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम वाशिंग सोडा डालते हैं। क्या डालते हैं, वाशिंग सोडा, यानी कि Na2CO3.10H2O। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, NaCl का फार्मूला होगा, नमक हो गया, ठीक है। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तीसरा ऐसा क्वेश्चन जो फार्मूला आता है दैट इज एक ब्लीचिंग पाउडर का आता है। ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2, कई बार ऐसे लिखा होता है CaOCl2, तो ये दोनों बात एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या, तो कई बार ऐसे पूछ लेता है, कई बार वैसे पूछ लेता है, तो कैसे भी पूछ लेगा। एक क्वेश्चन आता है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए एक कंपाउंड यूज होता है दैट इज Na6P6O18। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे पूछ लेता है कि किस कंपाउंड का यूज करते हैं, जो जनरली यूज करते हैं वो Na6P6O18। वैसे परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के बहुत सारे फार्मूले हैं, वो हम जब हम पढ़ाएंगे तब आगे क्वेश्चन आएगा टेक्निकल, तो वहां बता दूंगा मैं। आगे पूछा है विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट अभी बताई मैंने क्लोरीन की होती है। क्लोरीन के बारे में सुपर हैलोजन होता है, इस क्लोरीन जो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। क्या होता है, हाइलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, वो फ्लोरीन की होती है। इसी को क्या हम क्या बोलते हैं, सुपर हैलोजन बोलते हैं। फिर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा थर्ड पीरियड, आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा थर्ड पीरियड को क्या बोलते हैं। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट। फिर आपको क्वेश्चन आएगा S और P ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कई बार सीधे डायरेक्ट टू क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर ड्रॉप जो होती है वो स्फेरिकल किस फॉर्म की वजह से होती है, वो सरफेस टेंशन की वजह से होती है। तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितने पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस, अभी बताया मैंने आपको। आगे विच एसिड प्रेजेंट इन लेमन, लेमन में कौन सा एसिड होता है। लेमन जो खट्टी चीज होती है उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। अब आपको ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है ये भी पता होना चाहिए। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो टोमेटो में होता है, यानी कि पथरी जिसकी वजह से होती है वो इसी की वजह से होती है। एक टोमेटो में होता है, एक स्पिंच में होता है, यानी कि दूसरा पालक में होता है। तो दूसरा आ जाता है मैलिक एसिड, किस में होता है, मैलिक एसिड जो होता है वो किस में होता है, वो एप्पल में होता है। फिर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि टार्टरिक एसिड किस में होता है। टार्टरिक एसिड जो होता है वो टेमरिड में होता है, यानी कि हल्दी में होता है। ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे ऑक्सैलिक एसिड से भी क्वेश्चन आता है, बहुत सारे हैं। वैसे लैक्टिक एसिड किस में होता है, दूध और दही में, ठीक है, मिल्क में होता है, दूध होता है और दही वगैरह में होता है। ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन आपको पता होना चाहिए। आगे पूछा है पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.0 होती है। वाटर की कितनी होती है, 7 होती है। ये पता होना चाहिए, इतना ही, इसमें ज्यादा नहीं है। आगे पूछा है मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन एटमॉस्फेयर। तो मोस्ट अबंडेंट जो गैस होती है, जो कि रेयर गैस मतलब जो नोबल गैस होती है, रेयर गैस है, तो वो कौन सी होती है, वो आर्गन होती है। वो क्या होती है, आर्गन होती है। आगे पूछा है अबाउट, देखो बैकेलाइट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अभी बताया मैंने बैकेलाइट का यूज हम कहाँ करते हैं, किस में यूज करते हैं, अप्लायंस बनाने के लिए, यानी कि जो स्विच वगैरह बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से हीट पास आउट नहीं होती है। तो इसमें क्या दिया है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी नहीं होगा, गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर
बैरिएटर मतलब क्या होता है? इंसुलेटर। तो क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। आगे पूछा है प्योर वाटर कैन बी सेपरेट फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ। तो हम जो हम समुद्र का पानी साफ करते हैं वो करते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस से। आरओ इसमें हम बोलते हैं आरओ यूज कर रहे हैं, यानी कि वो रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन से क्वेश्चन आता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन, एक सेंट्रीफ्यूगल होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो वॉशिंग मशीन का आपको क्वेश्चन आ जाता है कि वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर ही काम करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। और जो कपड़े सूखते हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि वो बाहर की तरफ को फेंकता है। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग अलॉय कंटेन्स नॉन मेटल। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि स्टील में क्या क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टील में क्या होता है। तो स्टील में होता है आयरन प्लस कार्बन। तो ये इसमें कौन हो गया? स्टील। ब्रॉन्ज क्या होता है? तो ब्रॉन्ज के लिए, ब्रॉन्ज में याद रखना, ब्रॉन्ज के लिए, ब्रॉन्ज मतलब कॉपर तो होता ही होता है। अगर जेड लगा है तो एसएन होगा, एसएन मतलब क्या हो गया? टिन हो गया। अब ब्रास पूछा हुआ तो ब्रास में क्या होगा? ब्रास में क्या हो जाएगा? कॉपर प्लस एसएन लिखा है तो जेडन होगा, यानी कि जिंक होगा। तो आयरन मेटल हो गई, कॉपर मेटल हो गई, तीनों मेटल हो गया। अब अमलगम क्या होता है? अमलगम होता है मरकरी को किसी मेटल के साथ मिक्स करना। तो क्या हो गया? दैट इज अमलगम। तो आंसर विल बी और अमलगम जो होता है वो नॉन मेटल होता है। Which type of medicine used to lower the टेम्परेचर? बोले विच टाइप मेडिसिन यूज फॉर लोअर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को लो करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दैट इज एंटीपायरेटिक। जैसे पैरासीटामोल हो गया, एस्प्रिन हो गया, ये क्या है? ये टेम्परेचर को लो करने के लिए यूज करी जाती है। फिर मैंने बताया था पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? वो पेनिसिलिन थी। उसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये भी मैंने आपको बताया था। एनाल्जेसिक क्या होती है? मैंने बताया था आपको, एनाल्जेसिक वो दवाई होती है जो क्या करती है, जो क्या कर देती है? पेन किलर इसको हम बोलते हैं। जो पेन किलर होते हैं उनको हम बोलते हैं एनाल्जेसिक। और एंटासिड क्या होता है? एंटासिड में एक दवाई लिख लो जाती है, दैट इज रेंटाडीन। रेंटाडीन ये आ जाती है पेपर में। रेंटाडीन जो होती है वो किस एंटासिड की दवाई होती है, यानी कि गैस की दवाई होती है। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए लूज बेस। तो लूज बेस क्या होता है? इसमें लोन पेयर होंगे। देखो अमोनिया में लोन पेयर होता है, वाटर में लोन पेयर होता है, पीएच3 में लोन पेयर होता है, बीएफ3 में लोन पेयर नहीं होता है। बीएफ3 क्या है? दैट इज ल्यूइस के अनुसार एसिड है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ल्यूइस। और जो बेस होते हैं उसमें जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है। आगे आपको पूछा हुआ है ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ अलम ऑन ए वुंड। यानी कि कोई कट जाए आपको तो हम क्या लगाते हैं? अलम लगाते हैं या फटके लगाते हैं। उससे क्या होता है? अलम क्या करता है? ब्लड को क्लोट कर देता है, कोगुलेशन कर देता है, उसको रोक देता है। अलम का लेट द ब्लड एंड फॉर्म ए क्लॉट। ये कर देता है, ये क्या कर देता है? कोलेट कर देता है एंड फॉर्म ए क्लॉट, रोक देता है। फिर आगे पूछा है इफ प्रेशर ऑन द लिक्विड इज इंक्रीज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज। जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब आप लिक्विड को प्रेशराइज करते हैं तो वो क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है एक तरह का। तो सॉलिड में क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या करेगा? इंक्रीज ही करेगा। तो इंक्रीज करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर द क्लास।